नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। क्या रिश्वतखोरी इस सिस्टम का हिस्सा बन गया है? अगर हाँ, तो सरकार को रिश्वतखोरी को कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए ताकि रिश्वत लेने वाले और देने वालों के रास्ते में कोई भी अड़चन पैदा ना हो। सरकार से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर शासन गरीबों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, तो ये सुविधा अवैध वसूली में तब्दील क्यों हो रही है? सरकारी अस्पतालों में गरीबों से इलाज के नाम पर हजारों रुपए की रिश्वत ली जाती है। गरीबों के लिए 1000 रुपए की रिश्वत भी कोई मामूली रिश्वत नहीं है। सरकारी अस्पतालों में ना रिश्वत लेने वालों को कोई डर है और ना ही कोई देने वालों को। रिश्वत की खबरें एक दो जगहों पर छपती है और गायब हो जाती है, लेकिन हमारा काम है उन खबरों का पर्दाफाश करना जो आपकी नज़रों से ओझल कर दी जाती है, गायब कर दी जाती है। और खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल वसूली के अड्डा बनकर रह गए हैं, जहां बुनियादी सुविधा तो है नहीं, लेकिन रिश्वत लेने देने की सुविधा खूब है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर के ऊपर मरीज के परिजनों ने पैसे लेकर इलाज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि मरीज के सिर में टांके लगाने के लिए डॉक्टर ने करीब 1350 रुपए की रिश्वत मांगी। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि यदि आप रुपये नहीं दोगे तो हम इलाज नहीं करेंगे और कहीं और रेफर कर देंगे। कोराना थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव निवासी मातादीन ने बताया कि घर की मरम्मत के दौरान उसकी पत्नी के सिर में चोट लग गई थी। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर आए, जहां तैनात डॉक्टर ने AK सिंह ने उसके सिर में टाके लगाने के नाम पर 1350 रुपए की मांग की। जब पैसे नहीं दिए तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम कहीं और रेफर कर देंगे। उसने बताया कि डॉक्टर से बहुत हमने मिन्नतें की कि हम गरीब व्यक्ति हैं, हम इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर देंगे, लेकिन डॉक्टर ने एक भी नहीं सुनी और 1350 रुपये लिए। वहीं चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली है, कोई पैसा नहीं लिया है। जो आरोप लगे हैं वो निराधार है। वहीं CMS डॉक्टर SP गुप्ता ने यह भी कहा है कि उनके पास में कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई भी शिकायत आती है तो मामले की जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाती है। तो बता दें कि ये पूरा मामला हमीरपुर के जिला अस्पताल का है। सबसे पहले परिजनों के आरोप क्या है वो बयान सुनेंगे। जब वहाँ से लेके आए मतलब अंदर किया तो सारे कुछ पैसा लगेगा जो है, फिर इसको बाहर भी लिखेंगे तो 4-5 हज़ार लगेगा। हमारे यहाँ जो है 12-13 पर मतलब 15 में साफ कर रही आदमी हो 15 रुपये डाले हुए हो, ये देख लो ले लो। तो उन्होंने जो है फिर एक बोला तो उनके 100 रुपये दे दो, फिर उसने में क्या होगा 200 दे दो, 1300 ले लिए। 200 क्या सर में चोट लगी? टाँके लगे हो। टाँका लगाने का पैसा कितना लिया उन्होंने? अब वो सब मिला के मतलब टाँका सर्जरी जो है 1300-1350 रुपये। तो आपने बयान सुना कि किस प्रकार से हमीरपुर के जिला अस्पताल में अवैध पैसे लिए गए हैं। 3 टाँके लगाने के लिए डॉक्टर ने करीब 1350 यानी कि 1350 रुपए की मांग की रिश्वत ली है। डॉक्टर AK सिंह पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमीरपुर से संवाददाता इंतजार हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ बात रखेंगे। आपका बहुत स्वागत है इंतजार हुसैन। मैं सबसे पहले आपसे पूरा मामला समझना चाहूँगा। जिस प्रकार से पीड़ित की शिकायत है कि उन्होंने उनसे डॉक्टर ने पैसे लिए हैं, 3 टाँके लगाए जिसके 1350 रुपए लिए गए हैं। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई? से सुर्खियों में रहने वाला जिला अस्पताल एक बार फिर से विवादित एक अपने कार्य के जरिए सामने आया है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 3 टाँकों के 1350 रुपए एक जिला अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन जब मामला तूल पकड़ता है तो कहीं ना कहीं उस 1350 रुपए को वापस करने की बात भी सामने आती है। लेकिन वहीं पीड़ितों की बात माने तो पीड़ितों का कहना है कि इन्होंने जब हम अपने मरीज को एडमिट कराया था तो एडमिट कराने के बाद लगातार जिस तरह से पैसे का लेकर दबाव बनाया जा रहा था, पैसे की मांग की जा रही थी, ये एक बेहद निंदनीय घटना है। इसको इस तरह से लेकर हमेशा से लेकर जिला अस्पताल ये सुर्खियों में रहता है और इस तरह से कहा जाए तो एक रिफर सेंटर अगर मरीज पैसे नहीं दे पाता है तो कहीं ना कहीं रिफर कर दिया जाता है। हमेशा से यही इस तरह से जिला अस्पताल का हालात देखे जाते हैं। जी वो ठीक है। और जैसा कि जो पीड़ित है उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि पैसे नहीं दिए। हमने ये भी कहा कि हम गरीब हैं, मिन्नतें करते हैं कि पैसे ना लिए जाएं, तो उन्होंने ये भी धमकी दी कि हम आपको कहीं और रेफर कर देंगे।
जी आपको बता दें, क्योंकि हमीरपुर जिला अस्पताल रेफर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ज्यादातर डॉक्टरों का ये कहना रहता है कि अगर उनकी मर्जी नहीं चली या अपने कहीं उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं वो रेफर का दबाव बनाते हैं, जिससे जिससे मरीज की गर्जियन या मरीज की स्थितियों को देखते हुए जो परिजन होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं पैसा देने के लिए। हमेशा से जिला अस्पताल इन सुर्खियों में रहता है और इस तरह के मामले बहुत सामने आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। इंतजार हुसैन, 8 जून की ही अगर बात करूंगा, पिछले कुछ समय का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 5 जून को भी ऐसा मामला सामने आया, 8 जून को भी ऐसा मामला सामने आया। एक और मामला है पिछले साल का जहां पर रिश्वतखोरी के फिर आरोप लगे, उसके बाद में लगातार आरोप लगते रहे। और आपने जो बताया कि हमीरपुर का जिला अस्पताल रेफर अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, तो 8 जून को भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। इसका मतलब है कि इस प्रकार की घटना लगातार हॉस्पिटल में होती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करता है? जी यकीनन मैं आपको बता दूं, इस तरह के मामले हमेशा मुझे लगता है कि शायद अगर साल भर का रेशियो लेके चलेंगे तो बहुत अधिक मामले इस तरह के सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को दावे करती है, जहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में दुरुस्त हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें हमीरपुर जनपद की, तो हमीरपुर जनपद का जिला अस्पताल भ्रष्टाचारी का अड्डा बना हुआ है, और जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आए दिन एक रिश्वत मांगने के और मरीजों को रेफर करने के दबाव बनाया जाता है मरीजों के परिजन पर। जी बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो है। ज्ञानेश जी, आपसे पूरा मसला समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमीरपुर के जिला अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अवैध वसूली की गई है, 1350 रुपए लिए गए हैं सिर्फ 3 टाँके। पहली बात तो यह है कि सरकारी अस्पताल में रिश्वत नहीं ली जाती है, फ्री में इलाज होता है जिसका पूरा वहन सरकार करती है। लेकिन सरकारी अस्पताल में अगर रिश्वतखोरी हो तो उस रिश्वतखोरी को कैसे रोका जाए? देखिए मनीष जी, ये जो मुद्दा उठाया है, हम लोगों ने लगातार अपने चैनल के माध्यम से ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। और एक तरफ ये मुद्दे उठाते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद हो, वो लगातार कहीं न कहीं अफसरों को आदेश दिया करते हैं और सचेत किया करते हैं कि भाई आप ईमानदारी से काम करिए। लेकिन देखिए, जो डॉक्टर है वो ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और दूसरा रूप होने के बावजूद पैसा इस तरीके से हावी है मनीष जी आज के समय में कि कोई भी गवर्नमेंट जो डॉक्टर है वो गवर्नमेंट नौकरी चाहता है और नौकरी सेवा करना चाहता है। लेकिन सच्चाई हकीकत ये नहीं है। आप जितनी भी डॉक्टर हैं, चाहे वो सीएससी पर हो, पीएससी पर हो, या राजधानी लखनऊ में अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनका कहीं न कहीं, चाहे उनका प्राइवेट अपना क्लिनिक होगा, प्राइवेट नर्सिंग होम का, वो कहीं न कहीं संलिप्त रहते हैं और मोटी रकम वहाँ से वसूली करते हैं। आप अब सोचिए कि राजधानी लखनऊ से हमीरपुर जिला काफ़ी दूर है, और वहाँ पे उन अधिकारियों को लगता है कि ये गरीब है, पीड़ित है, इसको नियम कानून की कोई जानकारी नहीं है, और उससे 1300 क्या, 5000, 10,000 को तो 100-200 भी वसूल ले। तो डॉक्टर जो ईश्वर का रूप कहा जाता था, आज के समय में कलयुग में पूरा हैवानियत कर चुका है डॉक्टर। से कि इनमें आड़ में इलाज के अभाव में कहीं न कहीं बहुत से मरीज भी हैं जो दम तोड़ देते हैं। आपको बता दूं मनीष जी की लगातार शिकायतें आती हैं, और जो मुख्यालय लखनऊ में, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे केजीएमसी हो, और चाहे एसजीपीजीएम हो, लगातार जिले से जो मरीज हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। उसका कारण यही है कि कहीं न कहीं देखिए सुविधाएं सरकार देती भी है, और ये जो डॉक्टर हैं लापरवाह, ये देखिए पहली बात तो आते नहीं है, महीने में अगर देखा जाए तो 15, 10 दिन, 20 दिन ही ड्यूटी पर आते हैं। दूसरा आते हैं तो वो उस सीट पे बैठते नहीं है, और तीसरी भी आते हैं तो वो तुरंत भाग जाएंगे कम समय में। तो कहीं न कहीं इस तरीके से उनको सरकारी पैसा तो चाहिए, लेकिन अपना क्लिनिक चमकाने में वो ज्यादा ध्यान देते हैं। और देखिए सोचिए, गरीब आदमी जो गवर्नमेंट लगातार कहती है कि मैं जो स्वास्थ्य विभाग जो है फ्री दवाएं मिलती है और डॉक्टर उपस्थित रहेगा, और दवाएं भी वहाँ उपस्थित नहीं मिलती हैं, दवाएं भी नहीं रहती हैं। डॉक्टर तो रहते हैं कभी कभार, लेकिन अगर दवाएं भी लिखते हैं तो बाहर। तो ये स्वास्थ्य विभाग का पूरा महकमा और पूरा तंत्र जो है ये डॉक्टरों के कलम से चलता है। ये बाहर की दवाएं लिखना, बाहर से जांच कराना, बाहर से रिपोर्टिंग कराना, ये सारा काम ये पूरा जो है ये डॉक्टर आराम से करता रहता है। और जो ऐसे खुलासे होते हैं वो बहुत कम योगी आदित्यनाथ की नजर में जाते हैं। अगर 1-2 मामले जाते भी हैं तब उस पर कहीं कार्रवाई होती है,
और नहीं तो डॉक्टर ये बताइए, सीएमओ और सीएमएस की जांच कौन करता है? भाई कहीं ना कहीं उसी विभाग का अधिकारी होता है। हाँ। अब इसमें अगर पैसे का मामला पीड़ित कह रहा है तो इस पे इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लेकिन यही मामला कोई बड़े उससे जुड़ा होना चाहिए नेता से, तो इस पे कार्रवाई होने में 24 घंटे में हो जाएगी। लेकिन चूंकि गरीब किसान है तो सिर्फ जांच के नाम पर फाइलें बंद कर दी जाए, और इस पे अगर तय समय पे कार्रवाई हो तो इन लोगों का मनोबल टूटेगा। और नहीं तो ये उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, ये डॉक्टर मनपड़ हो चुके, अधिकारी मनपड़ हो, उनको ये लगता है ये ठीक हम है। ही कानून चलाएंगे, हम ही नियम चलाएंगे। बिल्कुल तो ठीक इन है। पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक ये कोई सुधार नहीं होने वाला है मनीष। ठीक है, उज्जवल पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। उज्जवल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जब तक बुनियादी ढांचे में अगर सुधार नहीं होगा, डॉक्टरों पर ऐसे अवैध वसूली के आरोप लगे हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्या है आपका मत? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। देखिए, ज्ञानेश जी ने सही कहा है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है और भारत में सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो भारत की सामाजिक आधारभूत और संरचना है शिक्षा और स्वास्थ्य, और चूंकि हमारी सबसे ज्यादा आबादी है विश्व में, तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही अपना सबसे ज्यादा निवेश बढ़ाना चाहिए और सामाजिक आधारभूत और संरचना को सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। देखिए, हमीरपुर सदर अस्पताल का जो प्रकरण सामने आया है, ये नैतिक रूप से तो गलत है ही, लेकिन हम इसको केवल भ्रष्ट आचरण न कहेंगे, हम इसको आपराधिक भ्रष्ट आचरण कहेंगे। क्योंकि देखिए, जब मरीज इमरजेंसी में आया है, टाँके लगवा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी हालत गंभीर है, और उसी समय लेन देन की बात करना, त्वरित इलाज न करना, ये कहीं ना कहीं आपराधिक भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। और देखिए, सदर अस्पताल के लिए वसूली का कोई भी काम हो, ये असामान्य घटना है, क्योंकि सदर अस्पताल का विगत 5-6 वर्षों से नियम है कि बिना वसूली के और बिना पैसे के लेन देन के यहाँ इलाज नहीं होता है। यहाँ कोई भी गंभीर मरीज आता है या गैर गंभीर मरीज भी आता है, उसको गंभीर बना करके और कानपुर रेफर करने की धमकी दी जाती है, जिससे उनसे वसूली की जा सके। ये इमरजेंसी में इस प्रकार का धंधा चल रहा है, और इसकी एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, और स्वास्थ्य विभाग अपने विभागीय स्तर पर भी जांच करा सकता है। अभी विगत कुछ दिनों की मैं बात बताऊं तो जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, 45-46 डिग्री पारा था, तब सदर अस्पताल के भर्ती वार्ड में मैं गया, मैंने वहां देखा कि पानी की समस्या है, वहां सामान्य से ज्यादा गर्म पानी वहां के नल में आ रहा था। मैंने सीएमएस साहब को फोन किया, 4 बार कॉल मिलाया, सीएमओ साहब को 4 बार मैंने कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया, तब उन्होंने संज्ञान लेकर इस पानी की व्यवस्था को बहाल कराया। इसके अलावा सदर अस्पताल अनियमितताओं के मामले में और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के मामले में, कार्यशैली में लापरवाही के मामले में चित्रकूट धाम मंडल बांदा का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी और इसके साथ साथ संबंधित कार्यदायी जो संस्था है, वह स्वास्थ्य के मामले में हमीरपुर में लापरवाही बरत रहे हैं, किसी प्रकार का कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले रहे हैं, शासन को किसी प्रकार के फंड के मामले में, अनियमितता के मामले में अवगत नहीं करा रहे हैं। केवल सदर अस्पताल को एक व्यवसाय का जरिया बना लिया गया है, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से ये आग्रह करते हैं आपके मंच के माध्यम से कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, देश में सामाजिक और संरचना के सुधार के लिए प्रयास किए जाए। क्योंकि देखिए, जब तक हमारी जो आबादी है और जो हमारी जो मानव पूंजी है वो सशक्त नहीं होगी, तो हमारा देश सशक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इंतजार हुसैन जी, जब सीएमएस से इस मामले में पूछा गया, उन्होंने बयान दिया कि इसमें से किसी भी प्रकार की जो है शिकायत मेरे पास में नहीं आई है, अगर शिकायत आती है तो मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन पहले जांच करूंगा, उसके बाद में हम कार्रवाई करूंगा। लेकिन जो सीएमएस डॉक्टर है एसपी गुप्ता, क्या वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि शिकायत नहीं आई है, तो क्या ये जरूरी है कि शिकायत आए तभी कार्रवाई करें? जब आरोप लगे हैं तो आरोपों के आधार पर भी तो शिकायत की कार्रवाई की जा सकती है। अस्पताल के डॉक्टरों पर हो या कोई और भी कर्मचारियों पर हो, लगता रहता है। लेकिन जिस तरह से एक जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला छुड़ाना चाहता है कि जांच, कोई शिकायत आए और फिर हम जांच करेंगे, जांच के बाद उसका समाधान निकलेगा, तो ये सिर्फ एक पहलू छुपाना के जैसा है कि मतलब कि पर्दा डालने, उनका जो क्राइम है होता है उसमें वो उसमें पर्दा डालने का प्रयास करते हैं वो। लेकिन लगातार देखा जाता है कि जब जांच होती है तो जांच भी जिस अस्पताल के अधिकारी के द्वारा की जाती है, और वो जांच में क्लीन चिट मिल जाती है। जी
बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए प्राथमिक आधार पर तो जो शिकायत अगर नहीं भी मिली है, अगर आरोप भी लगे हैं, तो परिजनों के आरोप के आधार पर सबसे पहले तो जो सीएमएस डॉक्टर है उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, जवाब तलब करना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था। क्या नोटिस वगैरह जारी किया गया है? जी आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ ये कह के पहलू झाल लिया गया है कि कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन ना अभी तक कोई नोटिस दिया गया है और ना ही इस पे कोई कार्रवाई करने की आगे चल रही है। चाहे बात करें सीएमएस की, चाहे बात करें सीएमओ की, चाहे बात करें महिला सीएमएस की, अस्पताल का पूरे जितने भी उच्च अधिकारी हैं सबका रवैया इसी तरह का है कि वो अपने सहयोगियों का उनका पक्ष लेकर बात को गोलमोल कर देते हैं। लेकिन शिकायत करेगा कौन? क्योंकि गरीब व्यक्ति जब दूर दराज से इलाज कराने आते हैं तो वो कोई शिकायत करने नहीं आते हैं, लेकिन अगर उनसे वसूली की जाए तो वो कहाँ जाएंगे? देखिए, एक गरीब व्यक्ति जो अपनी मरीजों का इलाज करवाने के लिए के आए तो वो कैसे शिकायत करेंगे? उनको तो पहले ही दबाव बना दिया गया होगा उनके ऊपर। तो जी आपको बता दें, जिस टाइम पे किसी भी गार्जियन का मरीज एडमिट होता है तो उसको उस समय पे उसको अपने मरीज की परवाह होती है। फिक्र होती है और वो पहले उस पर ध्यान देता है, ना कि वो शिकायत करने पे देता है, ना ही उसे पैसे की परवाह होती है, क्योंकि उसको अपने अपने गार्जियन की परवाह रहती है। इसको लेकर जिस तरह से उसके बाद ये जो खेल शुरू होता है पूरा कि आपका पैसे को लेकर और रिफर को लेकर, उस खेल में जब गार्जियन को फंसा दिया जाता है तो उसके बाद से ये मामले सामने आते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया के सामने आके या और भी तथ्यों से सामने आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आके इस तरह के बयान दे देते हैं कि मुझसे इस तरह की वसूली की गई है, लेकिन जिसके बाद ये जो मामले खुलते हैं उसमें बड़ी देखने की बात है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो छुपा जाते हैं ऐसे मैटरों को, सोचते हैं चलो ठीक है भैया बुराई नहीं लेना चाहिए। ठीक है ज्ञानेश वर्मा जी, देखिए जो सीएमएस है हॉस्पिटल के, उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलेगी तो उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या जरूरी है शिकायत मिलना? अगर कोई शिकायत ना भी करे तो क्या ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए? क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं देखिए कि आजकल सोशल मीडिया है और वो अगर एक वीडियो या ऑडियो आ जाए और साबित हो जाता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से जो है कार्रवाई हो जाती। लेकिन मैंने क्या कहा, विभाग इनका है, अधिकारी इनके हैं, कर्मचारी इनके हैं। अगर यही कोई उच्च स्तरीय मामला होता, अभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का मामला होता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी का मामला होता है, तो अब तक आपने ये सुना होता है कि जो है सीएमएस को ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और उनको सस्पेंड किया गया, निलंबित किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये गांव ग्रामीण का गरीब तबके का व्यक्ति होता है और इसकी इतनी ताकत नहीं होती कि एसी में जो आराम फरमा रहे हैं डॉक्टर के केबिन में घुसने की हिम्मत हो, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है। पहले वो डरा होता है, तो वो शिकायत करने की बात छोड़ दीजिए मनीष जी, 1300 रुपए भी लेंगे, काम भी आपका नहीं करेंगे और हमारा कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये मैंने क्या बताया, अगर कोई उच्च स्तरीय अभी संज्ञान ले ले तो आप इस पे 24 घंटे नहीं बीतेगा और कार्रवाई हो जाएगा। हम आए दिन देखते हैं राजधानी लखनऊ में, जब किसी प्रवक्ता महोदय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की गाड़ी रोकी जाती है तो मात्र 6 घंटों में उसको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जब वही योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन किया जाता है तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर या पुलिस विभाग ये कहता है कि मैं योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन कर रहा हूं। और जब बैराज में कोई गाड़ी रोकी जाती है नायब तहसीलदार की, जो परिवार के साथ बैठता है, तो टीएसआई साहब वीडियो बनाते हुए कहते हैं कि मैंने कार्रवाई की है और योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन किया है। तो उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है टीएसआई पर। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई गाड़ी कोई रोकता है, हूटर लगी गाड़ी को कोई रोकता है, तो उस पे मात्र 4-6 घंटों में कार्रवाई हो जाती। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं कोई भी सत्ता पक्ष में अगर है तो उस पे कोई ताकत नहीं है कि उस पे कार्रवाई करे। लेकिन अगर इस गरीब की बात है, हम लोगों ने आवाज उठाई है, तो आप ये आज नहीं देखेंगे, लगातार काम करेंगे। क्योंकि अगर इसी पे प्रमुख सचिव या कोई उच्च अधिकारी संज्ञान ले ले और इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और फिर जांच चलती रहेगी, लेकिन जांच के नाम पे उनको बचा लेंगे और कहीं न कहीं जो है निर्दोष क्लीन चिट दे देंगे कि ये निर्दोष पाए गए। तो मनीष जी, पूरा खेल चलता रहता है। मैंने क्या कहा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कोई भी कर्मचारी हो, करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, मशीनें आती हैं,
लेकिन वो व्यवस्थाएं जस की तस रहती हैं। और जब वो आता है डॉक्टर मिलता नहीं है, वार्ड बॉय ही कह देगा कि साहब छुट्टी पर है या कहीं गए हुए हैं, मीटिंग में है या दौरे पर है, आप सीधा मुख्यालय का रुख करिए। तो पहली बात तो उनको सीधा ट्रांसफर कर देते हैं कि आप जो है राम मनोहर लोहिया चले जाइए, एसजीपीजीआई चले जाइए, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। तो अपने जो अधिकार है उनका ठीक से पालन नहीं करते हैं, सेमस हो चाहे सेमो हो, ये सीधा जो है जिले वाले मुख्यालय को ट्रांसफर करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ राजधानी लखनऊ में लंबी भीड़ देखने को मिलती है। और रही इस प्रकरण की बात की, तो इस पे अगर देखिए योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला जाता है तो इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। इस सेमो हो चाहे सेमस हो, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब तक ऊपर तक मामला नहीं जाएगा, ये सब ऐसे पलते रहेंगे और ऐसे भ्रष्टाचार फैलाते रहेंगे। और जो डॉक्टर को मैंने कहा था ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, ये हैवान हो चुके हैं। ये पैसे के मामले में चाहे किसी का ठीक से ट्रीटमेंट ना करने में हो, चाहे ऑपरेशन में कैंची अंदर भूल जाए, टावल अंदर भूल जाए, तो इनका दिमाग कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगा रहता है। जिस चीज की पढ़ाई करके आए थे उस पर ध्यान नहीं देते। मैं बता दूं मनीष जी की राजधानी लखनऊ में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल है जो ऐसे फल फूल रहे हैं। वो सरकार तो कार्रवाई करती है और कहती है कि मैंने सील कर दिया, अंदर ब्लड बैंक चलता रहता है, अंदर हॉस्पिटल खुला रहता है और बाहर से सील रहता है। तो प्रशासन और हॉस्पिटल की मिलीभगत रहती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का, कि सोने की चिड़िया कही जाती है, लेकिन वही सोने की चिड़िया बनाने वाले डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, वो आजकल पैसे के लालच में इस स्तर तक गिर गए हैं। ठीक है, उज्जवल पाठक जी से अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। उज्जवल जी, क्या जिला अस्पताल का रेफर सिस्टम ठीक होगा? क्योंकि रेफर के नाम पर कहीं ना कहीं अवैध वसूली की जाती है, लोगों में डर पैदा किया जाता है, तो लोग रेफर नहीं होना चाहते। अगर वो दूर दराज जाएंगे तो उनको एक डर ये रहेगा कि इलाज होगा या नहीं होगा। तो जो रेफर सिस्टम बन गया है, रेफर सिस्टम के माध्यम से ही लोगों से वसूली होती है, इसे कैसे ठीक किया जाए? क्या ठीक होगा? देखिए मनीष कुमार जी, रेफर सेंटर के भी कई कारण है। हमीरपुर सदर अस्पताल में जिस प्रकार मरीजों को कानपुर, हैलट या अदर संस्थानों में रेफर किया जाता है, उसके भी कई कारण है। पहला देखिए, यहाँ संसाधनों का भी अभाव है और डॉक्टरों का भी अभाव है। इसके साथ साथ जो डॉक्टरों की भ्रष्ट कार्यशैली है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक है यहाँ के रेफर सेंटर होने का। क्योंकि देखिए, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वो उन्होंने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि हमारा सदर अस्पताल, जो कि लगभग 8 से 10 लाख आबादी के लिए इलाज के लिए प्रतिबद्ध है, वहाँ पर संसाधनों का अभाव है या नहीं है, यहाँ किन किन संसाधनों का अभाव है, जांच की क्या सुविधाएं हैं, इसके साथ साथ जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, बुनियादी अस्पताल में सुविधाएं होती हैं, उनके संबंध में भी कभी विचार नहीं किया। इसलिए यहाँ संसाधनों के अभाव के कारण डॉक्टरों को मजबूरी बस विवश होकर रेफर करना पड़ता है। एक दूसरा कारण यह है कि डॉक्टरों की अनियमित कार्यशैली और काम से बचने के लिए भी वो कहीं ना कहीं मरीजों को रेफर करते हैं। तीसरा कारण यह है कि वो मरीजों को छोटे सी भी बीमारी के लिए, छोटी सी भी समस्या के लिए धमकी देते हैं रेफर की, और इसी के नाम पर उससे वसूली करते हैं। तो हमीरपुर सदर अस्पताल जो है, ये है कि वसूली सूत्र बन चुका है। और जब तक इसमें स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग समन्वय स्थापित करके इस अस्पताल की स्थिति को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक रेफर सेंटर बना रहेगा और यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहाँ उसका अभाव भी बना रहेगा। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं प्रशासन को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। महोदय से और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो प्रकरण अभी सामने आया है 1350 रुपए की वसूली का टाटों के संबंध में, इसकी निष्पक्ष एक विभागीय जांच कराई जाए और एक मजिस्ट्रेटी जांच भी कराई जाए, जिसके माध्यम से इस प्रकरण का खुलासा हो सके और जो तथ्य सामने आते हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई। ठीक है उज्जवल जी, प्रकरण तो ठीक है, प्रकरण तो सभी के सामने है। प्रकरण क्या है, जैसा कि आरोप लगे हैं तो प्रकरण सभी के सामने है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। बता दें कि हमीरपुर का जिला अस्पताल वसूली का अड्डा बनकर रह गया है। 3 टाँके लगाने के लिए डॉक्टर ने मरीज से करीब 1350 रुपये लिए हैं। डॉक्टर AK सिंह पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं जो अवैध रिश्वतखोरी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, वैसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और शायद यही वजह है कि डॉक्टरों के हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।